15 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल के आसपास के इलाके की शाम काफी चहल पहल से भरी हुई थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और मीडिया की भारी मौजूदगी ने माहौल को शोर से भर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रात उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए वहां लाया जाना था। कुछ ही देर बाद रात 10:36 पर वहां बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए और सर पर सफेद गमछा बांधे अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस की गाड़ी से उतरता है और पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच दोनों भाई कॉल्विन हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगते हैं। तुरंत मीडिया वाले भी दोनों को चारों ओर से घेर कर सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन मीडिया वालों के बीच 3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मीडिया का मुखौटा पहन रखा था और दिखावे के लिए हाथ में माइक थामने के साथ साथ अपने कपड़ों में लोडेड पिस्टल भी छिपा रखी थी। ये पूरा घटनाक्रम लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा होता है और पूरे देश की नजरें दोनों भाइयों पर टिकी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले ही एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया था। ऐसे में भीड़ में से एक रिपोर्टर की आवाज गूंजती है, आप अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में क्यों नहीं गए? इस पर अतीक अहमद कहता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके बाद उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के बारे में पूछा जाता है, जिसके जवाब में अतीक का भाई अशरफ कहता है, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मीडिया वालों के रूप में मौजूद वो तीनों लोग अपने कपड़ों में छिपी लोडेड पिस्टल निकालते हैं और अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो तीनों लोग तब तक दोनों भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश के टीवी स्क्रीन पर गूंज उठती है। लेकिन वो अतीक अहमद जो 5 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद और बहुत बड़ा बाहुबली रह चुका था, उसे आखिर पुलिस कस्टडी के बीच सरेआम लाइव टेलीकास्ट के दौरान 20-22 साल के 3 लड़कों ने कैसे खत्म कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? अतीक अहमद की वो कहानी क्या है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है? उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से क्या कनेक्शन था और आखिर उसे मरवाने के पीछे असली हाथ किसका था? अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी नाम के गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और 8 सदस्यों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा था और उससे छोटा एक भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ और 4 बहनें थी। इसलिए हाजी फिरोज अहमद चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा अतीक अहमद पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन अतीक का मन शुरू से ही पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था। इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ जब किसी काम का टेंडर निकलता था तो टेंडर उन्हें ही मिलता था जिनका इलाके में दबदबा होता था। ऐसे माहौल में जवान हो रहे लड़कों में भी बाहुबली बनने की होड़ लगी हुई थी। उन्हें अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट पता था और वो था अपराध का रास्ता। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता था, चाहे वो फिर किसी की हत्या और अपहरण से ही क्यों ना आए। यही कारण था कि अतीक अहमद जब 8th क्लास में था तभी से उसने अपने इलाके से गुजरने वाली माल गाड़ियों से कोयला चोरी करके बेचना शुरू कर दिया। जब अतीक 1979 में 10th के एग्जाम्स में फेल हो गया तो वो पढ़ाई छोड़कर पूरी शिद्दत से इस अपराध की दुनिया में घुस गया और उसने अपनी उम्र के लड़कों के साथ एक छोटी गैंग खड़ी कर ली। वो कम उम्र से ही बहुत खूंखार था और केवल 17 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी की पहली हत्या की। यह मामला कोयला की चोरी से जुड़ा हुआ था, जिससे जल्द ही इलाके में उसके नाम की तूती बोलने लगी। अगले 4 सालों तक अतीक ने मालगाड़ियों से कोयला चुराने के साथ साथ रेलवे का कबाड़ बेचने और वसूली का भी काम किया। जिस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उस इलाके में शो-ए-इलाही नाम के एक बड़े गैंगस्टर का भी भारी दबदबा था, जो चांद बाबा के नाम से मशहूर था। चांद बाबा का इतना रौब था कि उसके इशारे के बिना उस इलाके में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था और पुलिस उसके गुर्गों को हाथ तक नहीं लगाती थी। चांद बाबा के लोग अपने साथ बैग्स में बॉम्ब्स बनाने का सामान लेकर घूमते थे और जरा सा भी खतरा होने पर तुरंत बॉम्ब बनाकर अपने दुश्मनों पर फेंक देते थे। इसी वजह से चांद बाबा गैंग को बमबाज भी कहा जाता था। अतीक अहमद को भी चांद बाबा के जरिए यूपी के क्राइम वर्ल्ड में नाम कमाने का अच्छा मौका दिखा, इसलिए उसने उसकी गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन जल्दी ही अतीक अहमद को पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया गया और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा, जिसे
मासूका भी कहा जाता है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर था जिस पर NSA लगाया गया था। NSA एक ऐसा एक्ट है जिसमें पुलिस बिना किसी चार्ज के आरोपी को 12 महीनों के लिए कैद कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अतीक को किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका एनकाउंटर करने ही वाली थी कि ऐन मौके पर एक नेता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कहा जाता है कि पुलिस और नेता दोनों ही उसे शह दे रहे थे ताकि इलाके में एक नया गुंडा तैयार हो जो चांद बाबा के खौफ को खत्म कर सके। यानी पुलिस और नेता लोहे को लोहे से काटना चाहते थे और इस वजह से अतीक का तेजी से राइज हुआ और जल्दी ही उसका खौफ फूलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, नोएडा से लेकर लखनऊ तक फैल गया। कुछ सालों तक अतीक अहमद ने चांद बाबा के साथ रहकर बॉम्ब बनाना, वेपन सप्लाई करना और एक्सटॉर्शन के तौर तरीके सीखे, लेकिन जैसे ही इलाके में उसका नाम हुआ वो चांद बाबा को ही आंख दिखाने लगा। इन सब में साल 1989 आ चुका था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और चांद बाबा भी इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ रहा था। अतीक भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए राजनीति में उतरना चाहता था, इसलिए उसने विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट से खड़े चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। चांद बाबा ने उसे नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कई बार धमकाया। दोनों के बीच चुनावी प्रचार के दौरान कई बार गैंग वॉर भी हुई, लेकिन अतीक ने मैदान नहीं छोड़ा। जनता भी चांद बाबा के आतंक से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अतीक को खूब वोट किया और इस तरह अतीक अपने पहले ही प्रयास में चुनाव जीतकर विधायक बन गया। अतीक जानता था कि अब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए उसने चांद बाबा की हत्या करवा दी और धीरे धीरे उसके गैंग का भी सफाया कर उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर को हड़प लिया। विधायक बनने के बाद उसकी ताकत दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी और उसने इलाहाबाद में खौफ का ऐसा मंजर कायम किया कि इलाहाबाद वेस्ट से उसके खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से कतराने लगे। इलेक्शंस के दौरान उसके लिए बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग आम बात थी। उसके एक इशारे पर हजारों लड़के उसके लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहते थे। जहां एक तरफ विधायकी का रौब था तो वही उसकी गुंडागर्दी भी जारी थी। वो इलाके के बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज, उनके सामान और पैसे लूट लिया करता और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और बिल्डर्स से रेगुलर फिरौती वसूला करता। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। इसका अंजाम ये हुआ कि अतीक अहमद इलाहाबाद वेस्ट से 1989 से 2004 के बीच लगातार 5 बार विधायक बना। जब अतीक तीसरी बार विधायक बना उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और वो स्टेट में अपनी जीत बरकरार रखने के लिए यादव और मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटे हुए थे, जिसे MY समीकरण कहा जाता है। ऐसे में अतीक अहमद ने वक्त की नजाकत को समझते हुए मुलायम सिंह की पार्टी सपा ज्वाइन कर ली। उन दिनों मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन बीच में बसपा चीफ मायावती और मुलायम सिंह यादव में किसी बात को लेकर खटपट हो गई। इसके बाद मायावती ने अपना सपोर्ट खींच लिया, जिससे सपा की सरकार गिर गई। इससे गुस्साए सपा समर्थक हथियारों के साथ लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां मौजूद बसपा विधायकों को बुरी तरह पीटा और मायावती को एक कमरे में बंद कर उन्हें हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि ये सब मुलायम सिंह यादव के कहने पर अतीक अहमद और उसके लोगों ने ही किया था और ये पूरी घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुई। 1996 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर ही जीता और चौथी बार विधायक बना। इसी दौरान उसने शाइस्ता परवीन से शादी कर ली, जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल की बेटी थी। दोनों को 5 बेटे हुए। इस दौरान अतीक ने गैर कानूनी कामों से हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली थी। उस दौरान उसकी दबंगई का ये आलम था कि अशोक साहू नाम के एक आदमी ने अनजाने में अतीक के भाई अशरफ की कार को ओवरटेक कर दिया था और सिर्फ इसलिए अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस तरह खुलेआम उसकी गुंडागर्दी यूं ही चलती रहती है, लेकिन कुछ साल बाद 2002 में उसे बड़ा झटका लगता है जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड के लिए अतीक अहमद को माफ नहीं किया था और उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही दिन में पुलिस अतीक अहमद पर 113 केस दर्ज करती है। इसके बाद अतीक का जेल में आना जाना लगा रहा, लेकिन जेल में भी उसकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं रही। जेल में वो ऐसे रहता जैसे छुट्टियां मनाने आया हो। इस बीच वो सपा छोड़कर अपना दल से जुड़ गया और 2002 का विधायकी चुनाव भी उसने इसी पार्टी से टिकट पर जीता। अतीक मौके भुनाने में माहिर था। साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई तो अतीक ने अपना दल छोड़कर फिर से सपा के साथ हाथ मिला लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में उसने मुलायम सिंह से फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने उसे वहां से टिकट भी दे दिया। ये कोई साधारण सीट नहीं थी, बल्कि ये 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर की सीट थी। यहीं से चुनाव जीतकर जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह पार्लियामेंट पहुंचे थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि यहाँ की जनता ने अतीक अहमद जैसे कुख्यात क्रिमिनल को भी चुनाव जिताकर संसद पहुंचा दिया। एक ही कैंडिडेट एक ही समय पर विधायक और सांसद नहीं रह सकता, इसलिए उसे इलाहाबाद वेस्ट से विधायकी छोड़नी पड़ी। ऐसे में वहां बाय इलेक्शंस हुए और अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को इलाहाबाद वेस्ट से चुनावी मैदान में उतार दिया। यहां से 5 बार विधायक रहने के चलते अतीक को अपने छोटे भाई की जीत बिल्कुल आसान लग रही थी। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट उसके उलट आया और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने अशरफ को 4000 वोटों से हरा दिया। राजू पाल कभी अतीक अहमद का साथी रहा था, लेकिन आगे चलकर वो खुद रंगबाजी करने लगा था और उस पर भी क्राइम के कई आरोप थे। इलेक्शन से पहले राजू पाल ने अतीक को ललकारते हुए कहा था कि अगर वो हार गया तो यहाँ बम चलेंगे। ऐसे में अतीक को ये हार और राजू पाल से मिली धमकी सोने नहीं देती थी, क्योंकि ये दोनों चीजें उसे अपनी घटती पावर का एहसास करा रही थी। ऐसे में इलेक्शन रिजल्ट के 1 महीने बाद ही अतीक अहमद राजू पाल पर हमला करवाने लगा, लेकिन वो हर बार बच निकला। अपनी जीत की खुशी में चूर राजू पाल ने 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल नाम की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन पूजा पाल के हाथ की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि शादी के 9 दिन बाद रिपब्लिक डे के दिन अतीक के गुंडों ने राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में राजू पाल के 2 और साथी भी मारे गए। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई और उसके 9 गुर्गों पर अपने पति की हत्या का केस दर्ज करवाया, लेकिन पूजा पाल को न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि अतीक अहमद के डर से इस केस के सभी गवाह मुकर गए। यहाँ तक कि राजू पाल के रिश्तेदार और इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल भी अपनी बात से पलट गए और कोर्ट में कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। चूंकि उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और उसी पार्टी से अतीक अहमद सांसद भी था, इसलिए पुलिस ने भी आंखें मूंद ली और धीरे धीरे ये केस शांत हो गया। राजू पाल की मौत के बाद सीट खाली थी, इसलिए वहां फिर से चुनाव हुआ। इस बार बसपा ने वहां से राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया, लेकिन इस बार अशरफ ने बाजी मार ली और वो विधायक बन गया। अब अतीक अहमद की 5 उंगलियां घी में थी। एक तरफ वो खुद सांसद था, दूसरी तरफ उसका भाई विधायक था और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में उसके मतलब की सरकार थी। इन सब ने मिलकर अतीक को और ज्यादा कुख्यात बना दिया। लोग कोर्ट जाने के बजाय उसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते और वो किसी राजा की तरह फैसले लेता। इस तरह अतीक अहमद लंबे समय तक इलाहाबाद में पैरेलल गवर्नमेंट चलाता रहा, लेकिन 2007 में उसको सबसे बड़ा झटका लगा। इस साल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े बदलाव हुए। विधानसभा चुनाव में मायावती ने 206 सीट जीतकर अपने दम पर जीत हासिल की और वो वहां की मुख्यमंत्री बनी, और वही इलाहाबाद वेस्ट सीट से पूजा पाल ने भी अशरफ को करारी शिकस्त दे दी। यही से अतीक की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ना तो उसका भाई विधायक था और ना ही उत्तर प्रदेश में उसके मतलब की सरकार थी, जो उसके काले कारनामों को जानते हुए भी नजरअंदाज करे। मायावती की सत्ता वापसी से उमेश पाल का भी जमीर जागा और वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने अतीक और उसके भाइयों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया और कहा कि अतीक ने उसे किडनैप कर लिया था, और एक पर्चा लिखकर कहा था कि इसे रट लो, अदालत में यही बयान देना, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। इसके बाद उसके परिवार को भी मारने की धमकी दी थी, इसलिए शुरू में उसे अपना बयान बदलना पड़ा था। पहले राजू पाल की हत्या का आरोप और अब उमेश पाल की किडनैपिंग का इल्जाम। इन दोनों मामलों के कारण सांसद होने के बावजूद अतीक अहमद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इस बात से परेशान होकर अतीक अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने अतीक अहमद को दिल्ली से ढूंढ निकाला और कोर्ट से फैसला आने तक उसे अरेस्ट करके यूपी की जेल में डाल दिया। अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन इसके बावजूद वो लोकसभा का रिस्पेक्टेड एमपी बना रहा। इसी दौरान 2008 में मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से वोटिंग के जरिए फैसला होना था कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होगी कि नहीं। उस समय कांग्रेस के पास 228 सांसद ही थे और ये बहुमत से 44 कम थे, इसलिए कांग्रेस ने सपा समेत दूसरी पार्टियों से मदद मांगी। ऐसे में कांग्रेस ने जेल में बंद 6 सांसदों को जेल से निकालकर वोटिंग के लिए पार्लियामेंट पहुंचाया, जिसमें से एक अतीक अहमद भी था। समाजवादी पार्टी का साफ निर्देश था कि कांग्रेस सरकार के समर्थन के लिए न्यूक्लियर डील के फेवर में वोट करना है, लेकिन सरप्राइजिंगली अतीक अहमद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में वोट कर दिया। इस बात से मुलायम सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद 2009 में अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार
बार उसे हार झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उसका खौफ कम नहीं हुआ। अब भी लोगों में उसका ऐसा डर था कि हत्या, अपहरण, डकैती और लूट के 200 से भी ज्यादा केस होने के बावजूद इनमें से एक भी केस में अतीक कोर्ट में दोषी साबित नहीं हो सका, क्योंकि किसी में भी अतीक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके खौफ का ऐसा आलम था कि जब 2012 में चुनाव प्रचार के लिए अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर जमानत मांगी तो जजों ने उसका मुकदमा सुनने से ही मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अतीक के खिलाफ सुनवाई की तो वो उन्हें और उनके परिवार को मार डालेगा। एक दो नहीं, पूरे 10 जजों ने पर्सनल रीजन का हवाला देकर खुद को उसकी सुनवाई से ही अलग कर लिया और 11वें जज ने जब मामले पर सुनवाई की तो उसे अतीक अहमद के फेवर में फैसला करना पड़ा और उसको जमानत दे दी गई। लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसकी हार का सिलसिला 2012 में भी बरकरार रहा और इलाहाबाद वेस्ट से पूजा पाल ने उसे फिर से पछाड़ दिया। अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए अतीक ने जिस शख्स की हत्या कर दी थी उसकी पत्नी अब रास्ते का कांटा बनकर चुभ रही थी, जिसने पहले उसके भाई और अब खुद उसे चुनावी मैदान में हरा दिया था। लगातार चुनावी हार से अतीक को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब पॉलिटिक्स उसके वश की बात नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी पुरानी रॉबिनहुड वाली छवि बनाने की कोशिश करने लगा। वो जब भी बेल पर जेल से बाहर आता अपने ठिकाने पर बैठकी लगाकर लोगों की प्रॉब्लम सुना करता। 2016 में उसका राजू पाल वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद भी अतीक अहमद की गुंडाई नहीं रुक सकी। दिसंबर 2016 में उसके पास सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के 2 स्टूडेंट्स फरियाद लेकर आए, जिन्हें कॉलेज में चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद एग्जाम देने से रोक दिया था। चूंकि अतीक को हर मामले में टांग अड़ाने की आदत थी, इसलिए वह अपने गुंडों के साथ हथियारों से लैस होकर कॉलेज पहुंच गया और वहां टीचर्स और स्टाफ की जोरदार पिटाई कर दी। किसी ने इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी, लेकिन इसके बाद भी अतीक पुलिस से नहीं डरा और 22 दिसंबर 2016 को 320 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज से कानपुर पहुंचा, जहां उसके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया था और चौराहों को फूलों से सजाया गया था। ऐसे में उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खूब आलोचना हुई और इसके बाद फरवरी 2017 में उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने अतीक को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया, जिस पर कमेंट करते हुए अतीक ने कहा था, कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। जिस समय अतीक जेल गया उसके 1 महीने बाद बीजेपी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उन्होंने पद संभालते ही माफियाओं पर नकेल कसना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद अतीक ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद नहीं की और जेल से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। इस दौरान अतीक के 3 बेटे उमर, अली और असद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए क्राइम की दुनिया में आ चुके थे। अतीक को इस दौरान उसके इलाके से लगभग 300 किलोमीटर दूर मौजूद देवरिया जेल में बंद किया गया था ताकि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर ब्रेक लग सके, लेकिन उसकी गुंडागर्दी अब भी कायम थी। दिसंबर 2018 में एक दिन अतीक के बेटे उमर ने लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप कर लिया और उन्हें उठाकर सीधे देवरिया जेल ले गया, जहां अतीक बंद था। वहां अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल को जेल के अंदर खुद चाबुक और लोहे की छड़ी से बुरी तरह पीटा और उनसे जबरदस्ती कुछ पेपर पर साइन करवाकर उनकी 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हड़प ली। इतना ही नहीं, अतीक ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी करवा दिया ताकि इलाके में उसका भौकाल बना रहे। ये भी सामने आया कि इस मारपीट में अतीक के साथ कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। इस मामले के बाहर आते ही पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आ गए और देवरिया जेल के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और अतीक को तुरंत बरेली में शिफ्ट कर दिया गया। मोहित जायसवाल केस की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला हुआ और अतीक अहमद, उसके बेटे उमर और उसके कई गुर्गों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मामला इतना बड़ा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यूपी की जेल में बंद होने के बावजूद अतीक की क्रिमिनल एक्टिविटीज रुक नहीं पा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में उसे गुजरात की साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया। यूपी से दूर होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। जैसे उसने अपने गुरु चांद बाबा को धोखा दिया था, वैसे ही अब उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ होने लगे थे। पुलिस ने भी उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई तेज कर दी थी। इसी के साथ उसकी बहुत सी इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और उसकी हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई। उत्तर प्रदेश पुलिस जहां एक के बाद एक अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ उसके बेटों के खिलाफ भी कानूनी
शिकंजा कसता चला जा रहा था। अब अतीक के बेटों को लगने लगा था कि पुलिस उन्हें एनकाउंटर में मार डालेगी, इसलिए 2022 में उसके दो बड़े बेटों उमर और अली ने अपनी जान बचाने के लिए अदालत और सीबीआई के आगे सरेंडर कर दिया। इस दौरान अक्टूबर 2022 में राजू पाल हत्याकांड मामले में सीबीआई ने भी अपनी जांच पूरी कर ली। सीबीआई ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 7 लोगों को राजू पाल की हत्या का दोषी माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी पनिशमेंट की मांग की। इस बात से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुस्से में आ गई और उसने अपने तीसरे बेटे असद को आगे कर अतीक के आतंक को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया। असद को लगता था कि राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई के इस फैसले के लिए कभी इस केस में आई विटनेस रहा उमेश पाल जिम्मेदार है, जबकि इस मामले में उमेश पाल द्वारा बार बार बयान बदलने के कारण सीबीआई ने उसके बयान को कंसिडर तक नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी 2023 को असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गाड़ी पर बम और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। उमेश की हत्या के वक्त वहां उनकी बूढ़ी मां भी मौजूद थी, जो आगे चलकर उस केस की मेन विटनेस बनी। राजू पाल की हत्या में सीबीआई द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद उसी केस के गवाह उमेश पाल की हत्या ने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बन गया। इस असैसिनेशन के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, ये जो माफिया है, जो अपराधी है, उन्हें जल्द से जल्द मिट्टी में मिला देंगे। जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें अतीक का तीसरा बेटा असद अपने 6 गुर्गों के साथ उमेश पाल की गाड़ी पर गोलीबारी और बम फेंकते दिख रहा था। ऐसे में यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। योगी आदित्यनाथ के बयान के 2 दिन बाद ही पुलिस ने 27 फरवरी को इस मामले में शामिल रहे अरबाज का प्रयागराज के नेहरू पार्क में एनकाउंटर कर दिया। 6 मार्च को उस्मान को भी मार गिराया और पुलिस बाकी बचे 5 आरोपियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इसी दौरान अतीक अहमद पर लगा उमेश पाल की किडनैपिंग का आरोप कोर्ट में साबित हो गया और कोर्ट ने उसको 28 मार्च 2023 को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह पहली बार था जब अतीक को किसी केस में दोषी ठहराया गया था, जबकि उसके ऊपर पहले से ही सैकड़ों केस दर्ज थे। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। इसी बीच अतीक अहमद ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसके पास कभी हथियारों की कमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान तक फैला हुआ है। उसने खुद माना कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। उसने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए पंजाब बॉर्डर के पास हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें पंजाब के लोकल नेटवर्क कलेक्ट करके कुछ कश्मीर के आतंकियों तक तो कुछ उस तक पहुंचा देते थे। जहां जेल के अंदर अतीक एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा था, तो वही पुलिस बाहर उसके लोगों को ठिकाने लगा रही थी। पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को उमेश हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद ने कोर्ट से अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की परमिशन मांगी, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। एक समय पर अतीक के मामलों में जज भी सुनवाई करने से कतराते थे और आज उसकी हालत ऐसी थी कि उसके बेटे के जनाजे में भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया था। अब हाल ये था कि जहां वो और उसके भाई उम्र भर के लिए जेल की सजा काट रहे थे, तो वही उसके 2 बेटे भी सलाखों के पीछे थे। उसका तीसरा बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका था, उसके गुर्गे भी ढेर हो चुके थे और उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति को यूपी सरकार ने जब्त कर लिया था। अपनी ऐसी बुरी हालत को देख अतीक ने योगी आदित्यनाथ और प्रशासन के लिए मीडिया के सामने लगभग रोते हुए कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं, आप हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखकर पुलिस कस्टडी में अपने पति और देवर की हत्या होने की आशंका जताती है। ऐसे में कोर्ट पुलिस को अतीक और अशरफ का रोज मेडिकल चेकअप करवाने का आदेश देती है, ताकि उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सके कि पुलिस उसके साथ मारपीट तो नहीं कर रही है। ऐसे में 15 अप्रैल 2023 को रात करीब 10:30 बजे दोनों को पुलिस रोज की तरह मेडिकल चेकअप के लिए कॉल्विन हॉस्पिटल ले जा रही थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और उससे अतीक और अशरफ उतरते हैं, मीडिया वाले दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन उसी मीडिया की भीड़ में, मीडिया के ही भेष में लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य नाम के 3 शूटर भी होते हैं, जो अचानक से दोनों के पास जाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिससे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बन चुका अतीक अहमद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन तीनों शूटरों ने अतीक और उसके भाई की हत्या की थी, उन्होंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की थी और उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जब उनसे उनके मोटिव के बारे में पूछताछ की जाती है तो तीनों बताते हैं कि वो क्राइम दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ जैसे बड़े बाहुबलियों की हत्या की। हालांकि आगे पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। तीनों ही शूटर्स यूपी के अलग अलग शहरों से बिलोंग करते थे और कुछ दिन पहले तक एक दूसरे से दूर दूर तक कांटेक्ट में नहीं थे। फिर अचानक तीनों एक साथ कैसे आए? तीनों ही शूटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन फिर उनके पास 6-7 लाख की महंगी ज़ेगाना पिस्टल्स कहां से आई थी? ऐसे में सवाल यह था कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश सच में उन्होंने खुद रची थी या फिर इसमें सत्ता या पुलिस में बैठे किन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ था? क्योंकि तीनों ही हत्यारों के फैमिली मेंबर्स ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की है और आज भी वो तीनों यूपी की जेल में बंद है। आज भी यूपी पुलिस अतीक अहमद के फरार फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में जुटी हुई है। अतीक द्वारा क्राइम के जरिए बनाई गई 11,000 करोड़ की संपत्ति में से 3,000 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया गया है और उसके बाकी के ठिकानों को बुलडोजर द्वारा गिराने का काम जारी है। ऐसे में अतीक अहमद की कहानी बताती है कि अपराध के रास्ते कभी भी ठीक नहीं होते। देर से ही सही, लेकिन अपराधियों पर एक दिन कानून का शिकंजा जरूर कसता है और फिर ये उनका पीछा उनके खात्मे के साथ ही छोड़ता है।